Welcome back in our second session ऑनलाइन क्लासेस। ये आपके सामने मौजूद है। हम बात कर रहे थे कि फाइनेंस की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि मैनेजमेंट ऑफ मनी कहा जाता है इसे, और मनी का मतलब होता है कि करंट आपके पास जो करेंसी है उसे कहा जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आप करेंसी किसे कहते हैं? आप कहते हैं भाई जो आपके पास फाइनेंस आप करें कहीं या कहीं इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें पैसों को इन दो शक्लों में आप रखते हैं। आप अगर कहीं से पैसा ले रहे हैं तो उसे आप कहते हैं कि आपने फाइनेंसिंग की है। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट की है इसके साथ या इस जगह पर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं बात कर रहा था लास्ट सेशन में कि ये जो मैनेजमेंट का वर्ड है, मैनेजमेंट के वर्ड में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें आपके पास एक स्ट्रेटजी का वर्ड आता है, ये पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग आप कहते हैं कि आपके पास भाई आपको मैनेजमेंट में प्लानिंग करनी है किस चीज़ की, पैसों की। पैसा आएगा कहाँ से? हु, व्हाट, वेयर, whom, ये इन सब के प्लानिंग के अंदर आंसर देने होते हैं। ये आंसर देना होता है कि अभी आप जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, ब्रिज कैसे बनाएंगे, ये आपकी प्लानिंग होती है। तो भाई प्लानिंग असल में आपके पास ये है कि आप ये बताते हैं कि आपने जहाँ पर जाना है उसके लिए आप रास्ता कैसे तलाश करेंगे, रास्ता कैसे बनाएंगे वहाँ तक पहुँचने का, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। तो पैसा आपने अभी जितना सोचा हुआ है, आप सोच रहे कि मेरे पास इतना इतना कारोबार में आ जाए या कारोबार यहाँ तक बढ़ जाए, पैसे यहाँ तक मुझे मिल जाए, तो कैसे होंगे? ये ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कहलाता है। उसके लिए कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, किन किन लोगों को, कैसे पढ़े लिखे लोगों को, कितने लोगों को, और एक के अंडर में कितने लोग, इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजिंग आम मैनेजमेंट के अंदर कहलाती है। अगर आप पैसों की मैनेजमेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई पैसा कहाँ कहाँ पे किस किस के पास कितना खर्च होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग भी इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर आप मनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। एक उसमें पढ़ा जाता है शॉर्ट एनालिसिस, ये ऐसे कहते हैं स्ट्रेटजीज। जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट एनालिसिस को देखते हैं। शॉर्ट एनालिसिस में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस। ये दोनों इंटरनल होते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस इंटरनल का मतलब होता है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, मजबूती किन किन जगहों पर है, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप मजबूत है, या ये कहा जाए कि मार्केट में आप या आपके अंदर सलाहियतें किन चीज़ों की हैं, वो कहलाता है स्ट्रेंथ। वीकनेसेस, आप किन चीज़ों में कमज़ोर हैं, ठीक है, वो आपकी वीकनेसेस कहलाती हैं। बहरहाल, तो हमारे पास जो वीकनेसेस हैं, आप उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए से कोशिश करके, आप उन्हें स्ट्रेंथ के ज़रिए से ख़त्म करते हैं। या ऐसा कहा जा सकता है कि आप वीकनेसेस को ख़त्म करने की और स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट में इसी तरीके से आपके पास दो चीज़ें हैं, वो होती है आपके पास एक्सटर्नल OT, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। ये एक्सटर्नल है, यानी ये आपको कोई और दे रहा होता है। ठीक है, ये आपके अपने अंदरूनी नहीं होते। या आप ये कह दें कि भाई शॉर्ट आपकी अपनी अंदर की सलाहियतें, स्किल्स, और वीकनेसेस आपकी अपनी वीकनेसेस जो होती हैं। ठीक है, आपकी अपनी वीकनेसेस का मतलब है कि भाई आपकी अपनी वीकनेसेस हैं कि आपके पास लोग स्किल्सफुल नहीं है, या किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप वीक हैं मिसाल के तौर पर, तो वो ये कहलाता है। अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज़ भाई वो हैं जो मार्केट आपको मौके देती है किसी के काम करने की, कोई आगे बढ़ने की, जब आपको मार्केट मौका दे तो वो आपके पास कहलाता है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ में मार्केट आपको किसी काम का मौका दे रही है, मिसाल के तौर पर
आपके बहुत सारे लोग आगे मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है, इसी वजह से, या फिर जो है वो गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई हुई है, वो आप पे लागू नहीं होती क्योंकि आप दूसरी इंडस्ट्री से रिलेट, या फिर आपकी फर्म पे लागू नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप छोटे बिजनेसमैन हैं, इस वजह से जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें जो है वो पाबंदी, उनके ऊपर पाबंदियाँ आए थे मिसाल के तौर पर। तो इसका मतलब आपके पास मौका है, आपको आप खुद, आपने खुद ने मौका नहीं दिया अपने आप को, बल्कि किसी और ने आपको मौका दी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ कोई और आपको जब मार्केट फराम करे, थ्रेट क्या होते हैं, जब आपको सामने वाले शख्स ऐसे थ्रेट मार्केट से मिल रहे हों, आपके वो इंटरनल नहीं होते, इंटरनल कमजोरियाँ नहीं होती, वो ये होती है कि आपको मार्केट की तरफ से जो थ्रेट मिल रहा होता है, कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी इतनी बड़ी है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भरपूर फ़ायदा उठाती है। इसका मतलब है कि वो भरपूर तरीके से जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसे बहुत ही सस्ता पड़ता है एक एक आइटम, एक एक पीस। और आप चूँकि जो प्रोडक्शन करते हैं वो छोटे पैमाने पे करते हैं, तो भाई इसका मतलब है आपको महंगी पड़ रही है चीज़। तो सस्ती और महंगी उससे सामने वाले को इसलिए सस्ती पड़ रही है क्योंकि उसने अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से उसे वास्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है भाई ये आपके लिए मार्केट की तरफ से थ्रेट है, तो आप इससे कैसे बचेंगे वो आपने देखना होता है, ठीक है। बात है ये एक्सटर्नल, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे पास शॉर्ट एनालिसिस ये बताता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में ये स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हुए मैंने क्लास में बताया था कि भाई नथिंग इज़ परमानेंट बट द चेंज इज़ परमानेंट। स्ट्रेटजी को पढ़ाते हुए ये भी बात सामने होती है, ये भी बात याद रखनी पड़ती है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, सिर्फ चेंज परमानेंट होता है। तो आप अपने आप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, चेंज जो है वो परमानेंट होता है। भारत बैलेंस शीट की चंद टर्मिनोलॉजीज को देख लें आप लोग। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास एक तरफ होते हैं एसेट्स, एसेट्स होते हैं एक तरफ। ये जो आपके पास बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ एसेट्स हैं, इन एसेट्स को एक पूर्ण नाम दिया जाता है, इस पूरे को इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसे बाद में पढ़ा जाता है, पहले पढ़ा जाता है लाइबिलिटीज और इक्विटी को, ठीक है। इसका मतलब होता है लाइबिलिटीज और इक्विटीज का कि पैसा कहाँ से आया कारोबार करने के लिए, पैसा आया कहाँ से। तो भाई कारोबार करने के लिए जो पैसा आया है उसे कहते हैं सोर्सेज, क्या है पैसों की। और जो सोर्सेज है पैसों की वो एक है कर्जे वाली, एक है ओनरशिप वाली, जो पीछे अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने, और दोनों में मैंने फ़र्क भी बताया है। आपको ज़रूर पीछे वाला लेक्चर दोबारा से, अगर ना सुना हो तो उसे दोबारा, ना सुना हो तो देख लें, सुन लिया है याद नहीं है तो दोबारा से देख लें आप इसे। उसमें मैंने इन दोनों का फ़र्क बता दिया है कि जो आपके पास लाइबिलिटी वाले लोग होते हैं, जो आपके पास इक्विटी वाले लोग होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो दोनों के क्या क्या राइट्स हैं, कि इसके राइट उसमें, क्योंकि ये ऑनर की तरह काम करता है तो उसके ज़्यादा राइट है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है इन दोनों को अगर आप देखें। वैसे तो ये सोर्सेज ऑफ फंड वाली साइड है, तब इनके आप डिसीजन लेने लगते हैं कि भाई मुझे उधार का इतना पैसा चाहिए, नकद इतना चाहिए, और उधार का पैसा इतना चाहिए, सॉरी, उधार का पैसा इतना लेना है और ओनरशिप का पैसा इतना लेना है, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं इनका, यानी मिक्सअप बना रहे होते हैं, परसेंटेजेस बना रहे होते हैं इनकी, तो ये भाई परसेंटेजेस आपके पास फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि फाइनेंस कैसे किया जाएगा अपने बिजनेस को, ये आपके पास फाइनेंशियल डिसीजन कहलाते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ आए तो ये सारी साइड सोर्सेज ऑफ फंड, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये लिखा हुआ, इसे फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। डिसीजन में
इसे इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं इस साइड को डिसीजंस में, और डिसीजन में इस साइड को कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इस साइड का नाम है सोर्सेज फंड, इसका एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है जी। अच्छा, आपका मतलब ये होता है सोर्सेज ऑफ फंड का कि पैसा किन किन जगहों से आया, और एप्लीकेशन फंड का मतलब होता है कि आने के बाद उसको अप्लाई कहाँ कहाँ किया, उससे भाई क्या क्या चीज़ें खरीदी गई। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो हमारे पास पैसा उधार का और अपना आया था ना, उससे हमने यहाँ फर्नीचर खरीदा। ठीक है, और मिसाल के तौर पर यहाँ उन्होंने नाम कम लिखे हुए जिन्होंने नोट्स तैयार किए, मैं ज़बानी नाम बता रहा हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बैंक में थोड़ा पैसा रखा, थोड़ा कैश में अपने पास रहने दिया, बाकी की इन्वेंट्री आती है, यहाँ पे इन्वेंट्री आपने रखी, एक नाम इसमें आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ प्रीपेड का, चंद आपने पैसे जो है वो कर्ज के तौर पर चंद आपने पैसे एडवांस में दे दिए, जिनसे आपने जो है वो मिसाल के तौर पर जगह बाद में जिनकी यूज़ करनी है या कोई भी ऐसा काम है। ठीक है जी। तो बात कहने की ये कि आपके पास ये जो एसेट्स होते हैं फर्नीचर इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह जो भी, आपने ये किया हुआ है भाई कि जितना पैसा जो आया था उस पैसे को कहाँ कहाँ लगा दिया, अप्लाई अप्लाई किया, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आप रखते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है। अच्छा, आपके पास डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक होती है। सही है। हम टेक्निक का क्या मतलब होता है, देखिए जब आपके पास पैसा आ जाता है ना सोर्सेज ऑफ फंड, फिर आने के बाद उसको आप लाजमी तौर पे दूसरी जगहों पे लगाएंगे। जब आप उसको दूसरी जगहों पे लगाते हैं ना पैसों को, ठीक है, उसमें अपने पास पहले लगाया जाता है, फिर अगर अपने पास गुंजाइश ना हो और पैसा रखा हुआ है तो भाई कुछ कमाना चाहते हो गुजरते वक्त के साथ, तो फिर आप उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हो, यानी किसी और कारोबार में भी साथ लगा देते हो कि हमारे पास ना पराड़े कहीं ना कहीं लग जाए, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अपने कारोबार में जो लगाते हैं उसको जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, वो यहाँ आता है। वो अलग इन्वेस्टमेंट होता है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट या ओनर्स इक्विटी। और ये जो इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है ना, फिक्स एसेट में, ये भाई वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अपने कारोबार में लगाया है। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है जब आप अपना पैसा किसी और के कारोबार में लगाते हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट का वर्ड है। ठीक है, जैसे पर्सनल कोई आदमी कहीं और पैसा लगा रहा होता है स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो इसी तरह ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट में जाके कहीं और दूसरी कंपनी में पैसा लगा रही है, ये उसके फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट लिखा जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, कहीं पैसा लगा रहे होते हैं, पैसा लगाते वक्त आपको चंद चीज़ें कि आपको जो है वो पैसा लगाते वक्त लाजमी तौर पे कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि पैसा जहाँ लगाया जा रहा है भाई वो फ़ायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए चंद आपके पास फार्मूलाज हैं, टेक्निक हैं, उसमें आपके पास चंद फार्मूलाज हैं जिसे हम कहते हैं कि आपके पास नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है। नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब है ऐसी टेक्निक्स जिसमें आपके फाइनेंस के फार्मूलाज ना लगें, सिंपल फार्मूलाज लग जाए अकाउंटिंग वगैरह के। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, वो तमाम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें आपको पता हो कि भाई फाइनेंस के फार्मूलाज लगेंगे। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कहलाती है। नंबर वन, पहली बात। एक और फर्क जो आपके पास नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा सुन लें कि फाइनेंस में और फाइनेंस के अलावा अकाउंटिंग में दोनों में फ़र्क यही है कि दोनों में आपके पास अगर फ़र्क देखें तो आपके पास फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि भाई आज के 1 साल बाद जो पैसे मिलेंगे ना, वो उतने नहीं है उसके बराबर जो आज मिल रहे हैं। ठीक है, आज अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 साल बाद भी 1 लाख रुपए मिलेंगे ना, फाइनेंस वाले कहते हैं कि बल्ले गिनने में बराबर है लेकिन दोनों की वैल्यू में फ़र्क है, टाइम के हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ़र्क है। तो कहते हैं कि भाई आज के अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं वो ज़्यादा है,
जो आपको कल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो आपको आज पैसे मिल रहे हैं ना, आज आप उससे 1 लाख रुपए से जाओ खरीद लो 1 लाख रुपए का जो भी खरीदना है, कल जब मिलेंगे तो उस वक्त महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, तो तुम उतना नहीं खरीद सकोगे। वो जो कल आपको मिलेंगे ना 1 लाख रुपए, उससे आप 1 लाख की चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। फिर जो आज आप खरीद सकते हैं उससे आप थोड़ा सा कम खरीदेंगे। कितना कम? कम करने के लिए क्या करें? 1 लाख को डिवाइड करें ना, तो डिवाइड करते हैं फैक्टर से, यानी इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट में 1 प्लस करके। तो भाई ये जो इंटरेस्ट रेट है, यही बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। जब इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो डिस्काउंटिंग कहलाता है। यही बात कही जा रही है कि भाई जब डिस्काउंटिंग करते हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, कम करना। एक होता है कंपाउंडिंग, बढ़ाना। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग में ये फ़र्क है। जब आप किसी चीज़ की वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं फ्यूचर में क्या होगी, सही है, तो फ्यूचर की तरफ जाते हैं, तो भाई आज का 1 लाख जो होगा ना, वो आने वाले वक्त में पैसा ज़्यादा होना चाहिए। तो आप दो चीज़ों को अगर अलग अलग देखें तो इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखें, आपने किसी बैंक को 1 लाख रुपए दिया, बैंक ने आपको 1 साल बाद उस 1 लाख के बदले 1,20,000 रुपए दिए। अब इसमें दो बातें हैं, दो चीज़ें। एक बात है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? भाई 1 लाख थे, 1,20 आ गए। नज़र आ रहा है, पता चल रहा है भाई, पता चल रहा है कि 20,000 रुपये गिन के भी बता सकते हो कि 20,000 रुपये ज़्यादा दिए। तो एक कहलाती है तादाद, क्वांटिटी 20,000 रुपये। एक कहलाती है वैल्यू, उसकी वर्थ। ठीक है, वो वैल्यू और वर्थ क्या है? वो वैल्यू और वर्थ ये है कि भाई ये जो 20,000 रुपये ऊपर मिले हैं, क्या ये 20,000 रुपये ऊपर मिलना काफ़ी है? क्या सारे लोग ही इतने ही दे रहे हैं? बैंक में मैं अगर रखवाता हूँ अल हबीब में, इसने मुझे 20,000 रुपये ऊपर दिए, तो क्या मैं अल-फलाह में, इस्लामिक में, मीज़ान में, यहाँ वहाँ रखवाता सब इतने ही देते? पता चला कि नहीं भाई, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के पास रखवाते ना इन पैसों को, स्टेट बैंक के पास, वो आपको इसके बदले 1,30,000 देते, तो आपने इससे 1,20,000 रुपये जो इस बैंक से लिए, आपने अपना नुकसान किया 10,000 का। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, एक होती है चीज़ की तादाद, पैसों की, 1 लाख और 1,20,000 तादाद पता चल गई। और एक तादाद के अलावा होता है उसकी अंदर की वर्थ, पावर, परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर भाई होनी चाहिए थी 1 लाख की, 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर 1 साल बाद 1,30,000 होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि महंगाई इस हिसाब से बढ़ी है। लेकिन आपको उसके बदले पैसे मिले 1 लाख के बदले 1,20,000, इसका मतलब आपका नुकसान हो गया। सही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, याद रखो कि आज का 1 लाख आने वाले 1 साल बाद के 1,30,000 रुपये के बराबर है। अगर उसका मतलब ये हो गया कि आज 1 लाख और आने वाले वक्त में 1 साल बाद 1,30,000 दोनों बराबर है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? दोनों की पावर तो बराबर है। आज आप जो 1 लाख रुपए से खरीद सकते हैं, 1 साल बाद आप 1,30,000 से वही खरीदेंगे। मिसाल के तौर पे गोल्ड, 1 तोला, 1 तोला सोना आज खरीदने जाओ 1 लाख का, 1 साल बाद खरीदने जाओगे तो 1,30,000 का। पावर तो सेम हो गई, फर्क किस चीज का? तादाद का। तो भाई जब प्रेजेंट वैल्यू, अगर आप आज 1 लाख रुपए मौजूद हैं, आप 1 साल बाद पे जाओगे ना फ्यूचर में, तो फ्यूचर में वो सिर्फ तादाद बढ़ेगी, उसकी तादाद, क्वांटिटी। तो फ्यूचर में हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं, ज़्यादा होने को कहते हैं कंपाउंडिंग, बढ़ना। सही है। और मैं तुम्हें कहूँ कि मैं 1,30,000 रुपये मेरे पास 1 साल बाद होंगे, उससे जो जो खरीद सकता हूँ, आज अगर वही चीज़ खरीदनी 1 तोला तो कितने चाहिए? आप कहोगे आज तुम्हें 1 लाख रुपए में भी मिल जाएगा सोना। तो इसका मतलब फ्यूचर में ज़्यादा होते हैं और प्रेजेंट में कम होते हैं। तो भाई फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ अगर आओगे तो क्या करोगे? 1,30,000 को 1 लाख बनाओगे। तो इसे कहते हैं, कम करने को कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग होता है जब आप डिवाइड करते हो। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में असल में हम डिवाइड करते हैं। सही है।
तो जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिस्काउंटिंग टेक्निक है, जिसमें डिवाइड नहीं करते वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है। ठीक है, ये आपके पास कुछ फर्क का ये नाम है कुछ आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इसी को हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने इसे डिस्कस कर लिया इस पिक्चर को। ठीक है जी, रिवीजन के हवाले से। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये एक और पिक्चर है, ये शायद रह गई है, तो इसे भी आप लोग देख लें। मैनेजमेंट ऑफ मनी, हाँ ये आपके पास यही है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कैपिटल बजटिंग तो उसकी टेक्निक होती है, ये आपके पास टेक्निक है नॉन डिस्काउंटिंग, ये डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक है। ओके जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।